मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को स्नेहाशीष। आज हम लोग बात नामक जो चैप्टर है उसका जो रेखांकित अंश का व्याख्या, मतलब जो प्रश्न अभ्यास जितना है क से लेकर के च तक, उसका पूरा विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। उसके अंदर जो प्रश्नोत्तर उसको पढ़ेंगे। बात नामक जो चैप्टर है उसको आप स्वतः पढ़ लेंगे, क्योंकि परीक्षा में उस चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता है। बस केवल दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कि एक जीवन परिचय पूछा जाता है लेखक का, वो 4 या 5 नंबर का आता है, और दूसरा जो है ये रेखांकित अंश का जो व्याख्या करना होता है, उसका उसके नीचे 4-5 प्रश्न लिखे रहते हैं, उसका उत्तर देना होता है, जो कि सब उसी में रहते हैं, रेखांकित मतलब पैराग्राफ में ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ही प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरा पाठ पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा, आप उसको स्वतः पढ़ भी सकते हैं। और इसमें से ये जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, यह 8 से 10 नंबर का प्रश्न आपका होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग इसका नोट्स अवश्य बना लेंगे, जीवन परिचय का भी बना लेंगे और इसका भी बना लेंगे। तो आइए समय न लेते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जो क है लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अंडरलाइन किया हुआ वाक्य है, इसको ध्यान दीजिए। यदि हम वैद्य होते और कफ पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी के जल बात का वर्णन करते, किसी देश के, यहाँ देश कटा हुआ, दे के बाद ये श कटा हुआ है, इसलिए फिर से देख ले। भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपके सभी अनुच्छेदों में पहला प्रश्न यही रहेगा। तो एक ही बार मैं बता दे रहा हूँ, और पहला प्रश्न हर अनुच्छेद का पहला प्रश्न यही रहेगा, क से लेकर के च तक। तो संदर्भ लिखना आप जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, ये दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब देखिए रेखांकित अंश है क्या, इसको एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो स्वतः व्याख्या करना जान जाएंगे। गद्य का व्याख्या करना, मैं बार बार बताता हूँ, कुछ बहुत लफड़ा इसमें नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस लेखक की भाषा शैली को आप अपने भाषा शैली में बदल दीजिए, इसका व्याख्या हो जाता है। जैसे मैं कैसे बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ कोई जरूर नहीं कि आप भी वही लिखें या वही बोलें, आप अपने भाषा शैली में बस इसके जो भाषा की व्यवहारिकता, इसको केवल बदल दीजिए, बाकी व्याख्या आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। लेखक का कहना है कि यदि हम डॉक्टर होते तो किसी मरीज के कफ और पित्त के बारे में पूछते, उसकी बीमारी के बारे में पूछते, उसके बाद से तब जो है कि उसके बीमारी का पता करके उसका हम इलाज करते। आगे कहते हैं कि अगर भूगोलवेत्ता होते, माने भूगोलवेत्ता अगर होते, भौगोलिक वैज्ञानिक अगर होते, तो किसी देश काल के जलवात माने जलवायु का वर्णन करते। जल माने आप जल जानते हैं, और वात माने होता है वायु, तो किसी देश काल के जलवायु के बारे में वर्णन करते। लेकिन ये कहते हैं कि न मैं वैद्य हूँ न मैं भूगोलवेत्ता हूँ, मैं तो एक लेखक और कवि हूँ। यही कह रहे हैं कि दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। यानी कह रहे हैं कि मैं न लेखक हूँ न भूगोलवेत्ता हूँ, इसलिए मुझे इन दोनों विषयों में से किसी भी विषय पर बात करने का कोई मेरा आवश्यकता नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो केवल उस बातों के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं। मतलब जो लोग जो बात कहते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे
भूगोलवेत्ता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे कवि हों, चाहे लेखक हों, जो बातें वे लोग कहते हैं उन्हीं बातों के ऊपर दो चार बात लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका व्याख्या हो जाता है। तो मैं क्या किया हूँ, इसकी भाषा की व्यवहारिकता को थोड़ा सा बदल दिया हूँ। उसी तरह से आप भी भाषा की व्यवहारिकता को बदल दीजिए, इसका व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरा है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करते हैं। तो हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं, ये इसका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। चौथा है, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है। तो क्या इसके ऊपर है भी, आप सीधे लिख दीजिए भूगोलवेत्ता जलवात के बारे में अध्ययन करता है। पांचवा प्रश्न है, वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं। तो लिखेंगे वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात का वर्णन करते हैं। खो देखिए, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं केवल सीधे प्रश्न पर ही आ जाता हूँ। जो पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, मतलब इसका संदर्भ ही लिखना है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, इस पर मैं समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न आपका जो बनता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, ये रेखांकित अंश। तो अब इसको व्याख्या करने के लिए देखिए, उसको दो चार बार पढ़ लेना चाहिए, तो आपका व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। और ये व्याख्या देखिए दो बार दिया है, मतलब एक ऊपर भी दिया है एक वाक्य, फिर नीचे भी दिया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, एक व्याख्या ये है। और इसके नीचे जो है बीच का जो है ये कलम से लिखा गया, नाना शास्त्र पुराण इतिहास वगैरह ये कलम से अंडरलाइन किया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता, यहाँ से लेकर के इत्यादि सब बात ही तो हैं, ये अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो पहले ऊपर एक वाक्य का व्याख्या ऐसे कर लीजिएगा कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन सी बात है। मैंने इसमें लिखना है कि ईश्वर तक मानव अपनी बात को पहुंचा सकता है तो हमारी कौन सी बात है। यानी ईश्वर अगर बातों से प्रभावित हो सकता है तो हम तो निसंदेह ही बातों से प्रभावित हो सकते हैं। अब दूसरे पे आइए, जो दूसरा अंडरलाइन है, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अनेक अगणित रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात के ही तो सब बात ही तो हैं। मतलब ये कि लेखक कहते हैं कि बात का भी कोई स्वरूप नहीं बतला सकता है, यानी बात का अनेक स्वरूप होता है। जैसे अगर हम बुद्धि दौड़ाएं तो जिस तरह से ईश्वर के अनेक नाम और अनेक रूप होते हैं, इसी तरह से ईश्वर बात के अनेक रूप और अनेक स्वरूप होते हैं। जैसे ईश्वर के कई नाम हैं, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, या शंकर जी कई पर्यायवाची हैं, आशुतोष, शिव, शंभु, ये सब। लेकिन चीज़ तो एक ही है, मतलब ईश्वर तो एक ही है, शिव तो एक ही है। उसी तरह से कह रहे हैं बात तो एक ही है, लेकिन बात का भी कई रूप होता है, कई स्वरूप होता है। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, जैसे मैं कोई बड़ी बात कह दिया, ये बहुत छोटी सी बात है। सीधी बात, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। खोटी बात, तुम बहुत खोटी बात करते हो। टेढ़ी बात, तुम्हारी बात बहुत टेढ़ी है, ऐसे कहा जाता है। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ये बात के ही सब स्वरूप हैं। बस इस तरह से इसका व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आपका जो तीसरा है, बात माही गात माही बात कारामात है का क्या तात्पर्य है। तो इसको लिखेंगे, गात मन होता है शरीर, कारामात मत होता है चमत्कार। माने इस शरीर में बात का ही क्या है, चमत्कार है। चौथा प्रश्न है, कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसित करती है या अग्रसर करती है। तो लिखेंगे, शास्त्र और पुराण में लिखी बातें चित्त और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। पांचवा जो हो जाएगा, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या अभिप्राय है। तो बड़ी बात का मतलब होता है महत्वपूर्ण बात,
छोटी बात का मतलब होता है तुच्छ बात, और सीधी बात का मतलब होता है सरल बात। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं गौ का व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद से जो अंडरलाइन करना है किया गया है उसके अंश की व्याख्या करना है। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर के वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, और होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। मैंने कह रहे हैं, लेखक का कहना है कि कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है, मतलब हर किसी को मानना पड़ेगा कि बात में बहुत बड़ी शक्ति होती, बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, बहुत दम होता है बात में। आगे कहते हैं कि हाँ, बात की इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। मतलब बात में इतना दम है कि परमात्मा को लोग निराकार कहना शुरू कर देते हैं। जिसने सृष्टि का संचालन किया उसको भी लोग निराकार बता देते हैं। किसके माध्यम से? बात के माध्यम से। आगे कहते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा से लोग संबंध बनाए रखते हैं, यानी बात से लोगों का संबंध बना रहता है। कहते हैं कि वेद जो है ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। यानी वेद क्या है? ईश्वर के वचन। यानी इसका व्याख्या करेंगे कि वेद में ईश्वर की वाणी, ईश्वर का की बात ही तो लिखी गई है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह का बात, अल्लाह की बातें मतलब जो कही हुई बातें लिखी गई हैं। जो पवित्र बाइबिल है वह भी वर्ड ऑफ गॉड है, मतलब ईश्वर का ही वर्ड है, ईश्वर का ही शब्द है। ठीक है, तो ये सब बात के ही एक स्वरूप है और उसको एक ग्रंथ के रूप में प्रदान कर दिया गया है, जिसका अध्ययन हम लोग करके ज्ञानी और महात्मा बनते हैं। तो ये इस तरह से इसका व्याख्या हो जाएगा। जो तीसरा है, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे होती है, तो इसको लिखेंगे कि निराकार परमात्मा का संबंध वेद, कुरान और बाइबिल से होता है, या बाइबिल में लिखी बातों से होता है। चौथा है, मानव जात समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है, तो लिखेंगे कि मानव अपनी बात को कहने और समझने की शक्ति से परिपूर्ण है। यानी कि मानव अपनी बात को बड़े सरल ढंग से कह सकता है और दूसरे की बातों को सरल ढंग से समझ सकता है, इसलिए समस्त जीवधारियों में शिरोमणि है। पांचवा है, बिन बानी वक्ता वर योगी का क्या तात्पर्य है, मतलब ये है कि अब देखिए वक्ता कौन होता है, तो बिना कुशल वाणी के कोई वक्ता हो नहीं सकता है, तो इसका तात्पर्य यही होगा, माने बिना कुशल बात के कोई वक्ता योग्य नहीं हो सकता है। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए घ में चलते हैं। पहला प्रश्न वही है, गद्यांश का संदर्भ लिखना, आप उसको लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या जो करना, इसमें भी 2 बार रेखांकित अंश है। पहला है, बात के काम में इसी भांति अनेक देखने में आती है, प्रीत, वैर, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि इतनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा नहीं। घर बैठे लाखों कोसों का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। पहले इसका व्याख्या देखिए। लेखक कहते हैं कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने का आते हैं, मतलब जैसे कि बात के अनेक स्वरूप होते हैं, या बात के माध्यम से हम अनेक प्रकार के फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि कुछ संवेदना को हम महसूस कर सकते हैं। तो फीलिंग मतलब, चूंकि ऐसा नहीं कि आप फीलिंग लिख देंगे, ये अंग्रेजी का शब्द है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीति और बैर कैसे पता चलता है, यानी हमारी बात से, हम जिस तरह से बात करते हैं उसी बात से प्रेम का भी एक मतलब स्वरूप पता चल जाता है कि हम प्रेमपूर्ण बात कर रहे हैं, आके किसी से शत्रुतापूर्ण बात कर रहे हैं। सुख दुख, सुख और दुख का भाव भी बात से ही पता हो जाता है। श्रद्धा और घृणा की बात भी बात से पता चल जाता है। यानी हम जब बात करते हैं सामने वाले से, तो उससे पता चल जाता है कि श्रद्धापूर्ण बात कर रहा है कि घृणापूर्ण बात कर रहा है। इसका आशय यही होगा। उत्साह और अनुत्साह, माने हमारी बात से भी उत्साह और अनुत्साह का भी पता चल जाता है। तो यानी ये जितनी बातें होती हैं वह हमारी बात से ही संभव हो सकता है। ठीक है,
और इसके अलावा दूसरा कोई रीति नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि इसको हम समझ सकते हैं। आगे कहते हैं कि लाखों कोस बैठे दूर जो लोग हैं, ये उस ज़माने की बात है जिसमें मोबाइल नहीं था। आज तो मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिव हैं, जो कि कुछ ही क्षण में बात एक देश से दूसरे देश में पहुंच जा रही है। लेकिन उस ज़माने की बात है जिसमें जब पत्राचार हुआ करता था, चिट्ठी पत्री के माध्यम से समाचार एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता था। तो कह रहे हैं कि लाखों कोस दूर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जो पत्र के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचाते हैं, यानी वहाँ भी बात का ही महत्व है। आगे है जो नीचे का अंडरलाइन, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। बात से ही पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। मक्के चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही युद्धप्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। कह रहे कि बात का इस दुनिया में, इस संसार में इतना प्रभाव है, हम बात से पुरस्कार भी पा सकते हैं और बात से दंड भी पा सकते हैं। बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, मानी बात के माध्यम से हम हाथी यानी पुरस्कार के रूप में कोई राजा हमको हाथी भी दे सकता है, क्योंकि पहले इनाम के रूप में हाथी घोड़े दिए जाते थे, आप इसको समझिए। और बातें हाथी पाओ, लेकिन अगर कहीं बात उल्टी हो गई, किसी भी जो संपन्न व्यक्ति है, कोई राजा है, उसके खिलाफ अगर हमारी कोई बात निकल गई तो हाथी पाँव माने हाथी के पाँव के नीचे हमें दबा करके मृत्युदंड भी दे सकता है। कहने का तात्पर्य है कि बात से हमें इनाम भी मिल सकता है, बात से हमें दंड भी मिल सकता है। और बात से अपने लोग पराये हो जाते हैं, पराये लोग अपने हो जाते हैं। बात का इतना प्रभाव कि मक्खी चूस लोग उदार हो जाते हैं, उदार लोग मक्खी चूस हो जाते हैं। और उसके बाद कायर पुरुष लोग युद्ध मतलब युद्ध के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं, और जो युद्ध प्रिय लोग होते हैं वो शांति प्रिय हो जाते हैं। जो कुमार्गी होते हैं, बुरे मार्ग पर चलने वाले अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं, और अच्छे मार्ग पर चलने वाले बुरे मार्ग पर भी आ जाते हैं। ये सब बात के ही प्रभाव से संभव है। जो तीसरा प्रश्न है, लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है? तो कौन बतला सकता है? पत्र, यानी पत्र के माध्यम से लाखों कोसों का समाचार बतलाया जा सकता है। 5 वाक्य, चौथा है 5 वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। आप इसको लिख लेंगे कि बात से हम प्रीति और वैर की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बात से सुख और दुख की अभिव्यक्ति होती है, बात से श्रद्धा और घृणा का अभिव्यक्ति किया जाता है। तो ऐसे कुछ वाक्य बना लेंगे, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, 3 वाक्य मैं बोल ही दिया हूँ। 5वां जो है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव का आशा स्पष्ट कीजिए। मैं इसके पहले बता दिया हूँ कि यानी बात में इतना प्रभाव छिपा होता है कि बात के माध्यम से हमें पुरस्कार भी मिल सकता है और बात के माध्यम से हमें दंड भी मिल सकता है। अब आइए अंग का जो पहला ये प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो आप इसको लिख लेंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखिए क्या है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों के लिए साध्य नहीं। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकविश्वरों के जीवन बात के ही समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखे हैं, इसको एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो इसका आशय समझ जाएंगे। कह रहे हैं कि बात का तत्व यानी बात का अर्थ समझना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। जो दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने योग्य बातें गढ़ सकते हैं, मानो जो दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने योग्य बातें गढ़ सकते हैं, यह सभी लोग नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे वैसों के लिए साध्य नहीं, इसको सभी लोग नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े जो कवि हैं, वह उनका पूरा जीवन बात के तत्व को समझने और समझाने में ही व्यतीत हो जाता है। इस तरह से आपका ही व्याख्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि बालकों की बातें कैसी होती हैं? तो बालकों की बातें तोतली होती हैं, इसी में है नीचे लिखा हुआ, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी बातें, ऐसे है। तो बालकों की बातें कैसी होती हैं? तोतली होती हैं। इस अवतरण में पाषाण खंड का क्या आशय है? इस अवतरण में पाषाण खंड का आशय कठोर हृदय से, सबसे नीचे की पंक्ति में है, उसे पशु ने पाषाण खंड समझना चाहिए, माने कठोर हृदय वाला समझना चाहिए। ठीक है। 5वां जो है, विद्वानों और कवियों का जीवन कैसा होता है? तो ये हो जाएगा, विद्वानों और कवियों का जीवन बात के तत्व समझने और समझाने में ही बीत जाता है। फिर अब आइए जो आपका आखिरी अनुच्छेद है,
तो च का जो पहला प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ आप लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। लिखा है, यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं, पर कब? जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। बड़ी अच्छी बात यहाँ लेखक ने बताया है। कह रहे हैं कि हालांकि हमें अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए, हमें सत्य पर अडिग रहना चाहिए, लेकिन यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर अगर बात के अंश को थोड़ा बहुत बदल लें, मतलब बात में थोड़ा बहुत संशोधन कर लें, यानी साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत अगर इसमें झूठ का भी समन्वय कर लें तो कोई नीति विरुद्ध नहीं है। लेकिन उस बात में झूठ का या बात को थोड़ा सा उलट पलट करने का आशय क्या है कि वह कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। यानी बात से थोड़ा सा अगर पलटने की बात है तो कब पलटना चाहिए? जात्युपकार के समय, माने मानव कल्याण के समय, देशोद्धार के समय, देश के उद्धार की जहाँ बात हो वहाँ जो है कि बात को थोड़ा सा उसके रंग ढंग को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रेम प्रचार, पूरी दुनिया में प्रेम को स्थापित करने के लिए ये किया जा सकता है। लेकिन पापी पेट के लिए, माने निजी स्वार्थ के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, निजी स्वार्थ के लिए हमें बात के रंग ढंग को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसका व्याख्या हो गया। आप अपने भाषा शैली में आप इसको बना करके लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, लेखक ने किस नियमों का उल्लंघन नहीं माना है? किसे नियमों को उल्लंघन नहीं माना है? तो लिखेंगे कि मानव कल्याण और देशोद्धार के समय अगर हम नियम से थोड़ा सा हट जाते हैं तो लेखक ने उसे नियम का उल्लंघन नहीं माना है। चौथा प्रश्न है, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है अपनी बात से पलट जाना या अपनी बात से विमुख हो जाना। ठीक है ना, अपनी बात से विमुख हो जाने का मतलब है कि चलते फिरते रहने का तात्पर्य है। पांचवा जो प्रश्न है, देशोद्धार बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है? मतलब बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना, मतलब बात को थोड़ा बहुत बदल जाना, बात से थोड़ा सा बदल जाना, ये कब नीति विरुद्ध नहीं है? तो ऊपर मैं बता चुका हूँ कि मानव कल्याण के समय, प्रेम की स्थापना के समय और देश के उद्धार के समय अगर अपनी बातों के रंग ढंग में थोड़ा परिवर्तित कर लिया जाए तो नीति विरुद्ध नहीं है। इस तरह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपका पूरा टेंशन ख़त्म कर दिया हूँ। आप इसको अपने भाषा शैली में नोट्स बना लेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो मेरा आप पहली बार देख रहे हैं यानी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।